चलो डन। यार पहले तो हम लास्ट वाला टॉपिक अपना खत्म कर लेते हैं, जो हमें लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो वो हमारा खत्म नहीं हो पाया था। तो पहले वो वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। और यार किसी का कैमरा ऑन है, ऑफ कर लो कैमरा। चलो लेट्स स्टार्ट। यार हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उसमें हमने सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट अपना पढ़ लिया था कि अगर हमारा कभी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में हमारी जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। आप मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला याद दिलाओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन? भाई क्या किसी ने रिवाइज नहीं किया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ अ प्रिज्म? भाई क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? तो याद नहीं है। याद ही नहीं है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो फटाफट। एक हफ्ते बाद क्लास हो रही है सर, क्यों याद रखेंगे हम? हाँ वेदांत, गुड इवनिंग्स। और वेदांत पूरा फॉर्मूला सही नहीं है। चलो इधर देखो। यार हमने डिस्कस किया था कि ये एक प्रिज्म है, ये उसका एंगल होता है, प्रिज्म के एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हमारी कोई भी लाइट रे इस प्रिज्म पे फॉल डाउन कर रही है तो बेसिकली लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसने थोड़ा सा बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद फिर से अगर हम देखें, ये लाइट रे अब की बार ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये लाइट रे जो होगी हमारे पास फाइनल लाइट रे, वो होगी इमर्जेंट रे। और जो ये वाली लाइट रे है ये होगी हमारे पास इंसिडेंट रे। ये एंगल आई, ये एंगल आई डैश, ये एंगल R1, ये एंगल R2। अब प्रिज्म की वजह से लाइट रे ने अपना पाथ चेंज किया, क्योंकि अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे एज इट इज सीधा जाती। ये हमारी इंसिडेंट रे है और हमारी फाइनल रे ये है। इन दोनों को एक्सटेंड करूं तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल आ रहे थे, हम पूरा डिस्कशन इसी के बारे में कर रहे थे कि ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने आपको बताया था एंगल ए का फॉर्मूला होता है R1 + R2, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है I + I' माइनस एंगल ए। एंगल ए को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो I + I' माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक बार चेक करो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चलो डन, बढ़िया। उसके बाद यार हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर हम इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करें। भाई अभी तक तो सब पुरानी चीजें चल रही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता करता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही डिक्रीज करेगा ये, और जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो उसके बाद हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फिर से क्या होने लग जाएगा, वो अब इंक्रीज होने लग जाएगा। रिपीट, इनिशियली जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज। एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा, सबसे छोटा एंगल मिलेगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। उसके बाद अगर आपने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो भैया आपका एंगल ऑफ डेविएशन अब इंक्रीज करता जाएगा। तो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं? एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बिल्कुल दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं। लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास केवल एक ही एंगल आएगा। हाँ भाई अंश पूछो, क्या डाउट है? अंश हैंड रेज किया है, बताओ क्या डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं, गलती से हुआ, चलो डन। तो यार ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई थी। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे। चलो इसको देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो इसके लिए करनी है।
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, हमारी जो भी लाइट रे प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रही होगी वो बिल्कुल बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये हमारी जो लाइट रे अंदर ट्रैवल हुई है ये बिल्कुल बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल होगी। सिंस ये हमारी बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल होगी तो उस केस में हमारा जो ये एंगल R1 है और हमारा जो एंगल R2 है, इन दोनों की वैल्यू क्या बन जाती है, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ध्यान दो, फॉर मिनिमम डेविएशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, हमारा R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। इन दोनों इक्वल हो गए हैं तो इनको R से रिप्लेस कर दो। एंगल ए की वैल्यू होती है R1 प्लस R2, तो इसको मैं 2R लिख सकता हूं। तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2। सिमिलरली जब हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा तो याद रखना एंगल I और एंगल I' ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसलिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे हमारे पास एक सिंगल एंगल आता है I, क्योंकि I और I' दोनों सेम हो गए हैं इस केस में। तो इस केस में अब हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बताओ क्या यूज होगा, I प्लस I', इसको आप रिप्लेस कर दो 2I से, माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये रिप्लेस हो जाएगा 2R से। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा 2I माइनस A। तो I की वैल्यू कितनी आ गई थी, डेल M प्लस A/2। यहां तक चेक करके बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। चलो डन। आकाश चेक करो, अमन, वेदांत, शुभम, चलो डन। भैया कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमें स्नेल्स लॉ लगाना था। तो जब हमने स्नेल्स लॉ लगाया था तो हमारे पास क्या आया था, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। बस सीधा सीधा। तो साइन आई की जगह में क्या, वेदांत अब तो सब याद ही हो चुका है। साइन आई की जगह हमें क्या लिखना है, a प्लस डेल M/2। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस डेल M/2 डिवाइडेड बाय साइन R की जगह क्या लिखना है, R की जगह हमें लिखना है A/2। तो ये हो जाएगा साइन A/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं आपको कह रहा था आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यही फॉर्मूला यूज करना है जब भी मैं आपको बोलूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को ट्राई कर लो ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी कैसे करना है। सर कर लिया नोट। कर हो लिया, गया। चलो डन। तो यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, क्वेश्चन ट्राई करना। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार सबसे पहले एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करके दो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए। इक्विलैटरल प्रिज्म बोला हुआ है तो सेल्फ अंडरस्टूड है एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, हाँ? भैया इक्विलैटरल प्रिज्म तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। भाई थोड़ा बोला, हाँ वेदांत ठीक। इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलो ट्राई करो। तो देखो इस फॉर्मूले पे वर्क करना है। आपको एंगल ए की वैल्यू गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन बस आपसे डेल एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो ट्राई करो। एंड भाई बाकी क्लासेस में भी स्ट्रेंथ इतनी ही रहती है क्या 2023, या फिजिक्स में ही बुरे हाल चल रहे हैं सबके? नहीं सर, वैसे तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा होती है। हैं, फिजिक्स में सबसे ज्यादा होती है, ये तो उल्टा हो गया। नहीं सर, मतलब आपकी क्लास में तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा होती है। तो केमिस्ट्री में क्या 10 लोग पढ़ते हो सिर्फ? नहीं सर, तो आज कम सर अच्छा
चलो भाई, सुन के अच्छा लगा, फिर तो अच्छी बात है यार। राधिका मैडम, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, बढ़िया। अविनाश, फिर तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है फिर तो। चलो भाई, साथ में सॉल्व करते हैं यार, फटाफट टॉपिक को खत्म भी करना है आज। तो यार हमें पता है कि एंगल ए की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए का हाफ। साइन ए मतलब 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाय 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये हो जाएगा √3/2। भैया साइन के कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 प्लस डेल एम इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करोगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। भैया ये लो, सब लोग चेक करो एंड कंप्लीट करो। सर रिपीट करो एक बार फिर से। ठीक है आकाश, कहां से रिपीट करना है बताओ, शुरू से ही। यस सर। चलो डन। आकाश, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने डेल एम पूछा है, मतलब मिनिमम डेविएशन क्वेश्चन ने बोल दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो मैंने वही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। भाई मैंने लिखा साइन ए की जगह 60 डिग्री, डेल एम एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन A/2। साइन A/2 मतलब ये हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री का हाफ, इज इक्वल्स टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा ये कि साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 √3 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा √3/2। अब आप ये मेरे को ये चेक करके बताओ कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि इधर साइन लिखा हुआ है। कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है, 60 डिग्री। तो मतलब ये अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो इसकी पूरे की वैल्यू 60 डिग्री आनी चाहिए, तभी तो वैल्यू √3/2 बनेगी। तो बस मैंने वही चीज करी है। आकाश अब चेक करो, अब क्लियर है। यस सर। डन। भाई जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ना है। हो गया हो गया। हो गया है? आकाश तुम भी चेक करो। चलो भाई, सबका ये वाला टॉपिक हो गया, तो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थिन प्रिज्म्स। लिख लो हेडिंग, थिन प्रिज्म्स। यार क्वेश्चन में बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया जाएगा कि हम जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो थिन प्रिज्म्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। थिन प्रिज्म्स का मतलब क्या है कि यार जो भी हमारे एंगल्स होंगे, एंगल आई, R1 R2, एंगल ए, जो भी हमारे एंगल्स होंगे वो सारे के सारे बहुत छोटे एंगल्स होंगे। भाई नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता ही है कि जब भी एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो उस केस में हमारा जो साइन थीटा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी एंगल्स बहुत छोटे होते हैं। नहीं वेदांत, वो तो कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा पे होता है, नहीं पता आपको। यार याद रखो, जब भी एंगल्स बहुत छोटे होते हैं साइन थीटा हमारा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। हमने उसमें भी तो किया था ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसिस में, साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टैन थीटा में।
अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो इधर हम यही करेंगे, इधर हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करेंगे जहां पे भी हमें साइन मिलेगा। तो डायग्राम देखो भैया, अज्यूम कर लो कि ये बहुत पतला प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, इस पे लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। हमारे पास एंगल्स आ रहे थे कि ये वाला एंगल एंगल आई, ये वाला एंगल आई डैश। ध्यान देते जाओ भैया इधर, ये एंगल आई, ये एंगल आई डैश, ये R1, ये R2, और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं सरफेस वन के लिए, स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस वन। तो मेरे को बताओ स्नेल्स लॉ सरफेस वन के लिए लगाऊंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 must be equals to refractive index of prism divided by refractive index of air। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास बचेगा साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R1। अब अपनी ये वाली कंडीशन लगाओ कि एंगल सारे छोटे हैं तो साइन थीटा थीटा में रिप्लेस हो जाएगा, तो साइन आई को किस में रिप्लेस कर दूंगा, आई में, म्यू एज इट इज। साइन R1 को किस में रिप्लेस कर दूंगा, R1 में। इक्वेशन 1। सिमिलरली सेम चीज सॉल्व करो फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए, तो यही साइड में लिख रहा हूं। जब हम यही सेम चीज सेकंड सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन आई डैश इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फिर से 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन R2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई डैश। भैया जरा सबको रिप्लेस कर दो फिर से, तो ये हो जाएगा म्यू R2 इज इक्वल्स टू आई डैश। यहां तक सब कंप्लीट करो और एक बार चेक करो कोई डाउट तो नहीं है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। नो सर। चलो वेरी गुड डिंपल, दीक्षांत, दिव्यांश, सब लोग चेक करें, यश। सर हो गया। ठीक है, एक बार बाकियों का भी होने देते हैं। चलो डन, तो आई होप सबका हो गया होगा। अब देखो यार, आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, हाँ यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, क्योंकि सराउंडिंग का तो एयर ले लिया है मैंने, वेरस ये किसका है, ये सिर्फ प्रिज्म का है। तो यार हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था आई प्लस आई डैश माइनस R1 प्लस R2। सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दो, आई की जगह इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूं, म्यू R1, तो यहां पे ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस आई डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू R2 माइनस R1 माइनस R2। भैया इन दोनों टर्म में से R1 कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में से R2 कॉमन ले लो, तो चेक करो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है। मैंने R1 कॉमन लिया तो मेरे पास बच रहा है म्यू माइनस 1, फिर मैंने R2 कॉमन लिया तो फिर से मेरे पास बच रहा है न्यू माइनस 1। फिर से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, एंगल ए के बराबर एंगल होती ए के बराबर होती है है। सर। वेरी गुड। तो याद रखो ये वाला फॉर्मूला जो फाइनल हमारे पास आया है, ये कब यूज करना है, ये सिर्फ तब यूज करना है जब भी क्वेश्चन में मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर दूं थिन प्रिज्म्स। और मैंने आपको ये चीज भी बहुत बार बताई हुई है कि रे ऑप्टिक्स में जहां पे भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख जाए, याद रखना ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू ए। अगर मेरी सराउंडिंग एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर एयर की जगह कोई और सराउंडिंग है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसको भी कंप्लीट कर लें और इस पे भी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। भैया कुछ बच्चे अब जाके धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आधा आधा घंटा लेट सर हो गया। हो गया। चलो बढ़िया।
आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला। कब निकाला? जब हमारा प्रिज्म जो है, प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर। फिर हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला। कब? जब हमारा प्रिज्म जो है इट इज प्लेस्ड इन वाटर। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने प्रिज्म को प्लेस किया एयर में, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन आया, मिनिमम डेविएशन डेल वन। फिर हमने प्रिज्म को वाटर में प्लेस किया, तो फिर हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कुछ ना कुछ आया डेल टू। भैया क्वेश्चन ने कहा है कि एक तो थिन प्रिज्म्स हैं, ये दोनों के दोनों प्रिज्म थिन प्रिज्म्स हैं। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म गिवन है 3/2। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर गिवन है 1। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डेल वन बाय डेल टू का रेशियो। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। चलो भैया ट्राई टू सॉल्व इन दोनों का रेशियो। ठीक है वेदांत, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है दोस्त। चलो भाई चेक कर लो। यार सिंपल है, थिन प्रिज्म है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? भैया ये जो लास्ट में लिखा है फॉर्मूला। और मैंने कहा कि आप जनरली ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि इसमें हमारा मीडियम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बस इधर वही करना है भैया, यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल वन। डेल वन का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू ए। तो डेल वन जब मैं कैलकुलेट करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना है 3/2। सराउंडिंग एयर है तो उसका 1 हो गया, -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको सॉल्व करो जरा, बताओ कितना आ रहा है डेल वन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल वन आएगा a/2। वेदांत चेक करके बताओ दोस्त, ये वाला क्लियर है? डेल वन कैसे आया? यस तनेश सर, A/2 ही आ रहा है सर। ठीक है डन। भाई तनेश आप भी चेक कर लेना, सुधांशु, सूरज, डन। उसके बाद यार आप डेल टू निकालेंगे। जब डेल टू निकालेंगे तो सराउंडिंग हमारी एयर नहीं है, सराउंडिंग वाटर है। तो ये हो जाएगा 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3 -1 इंटू ए। भैया इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा आपके पास 9/8 -1 इंटू ए। तो इसको फिर से फर्दर सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास a/8 इक्वेशन 2। मैंने आपको डेल वन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल दी है, डेल टू की वैल्यू भी कैलकुलेट करके निकाल के दे दी है मैंने आपको। तो भैया इन दोनों का रेशियो लेना है। अब रेशियो लेके बता दो आंसर कितना लिखूं। फोर अरे रेशो वन। वेदांत क्या कर रहे हो? 4:1। 4:1। हमें डेल वन इज टू डेल टू का रेशियो, हाँ सही है, हमें डेल वन इज टू डेल टू का रेशियो लेना है, मतलब a/2 डिवाइडेड बाय a/8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4:1। दिस इज द फाइनल आंसर।
भैया जैसे ही सबका कंप्लीट हो जाए प्लीज बता देना। हो गया सर। हो गया, चलो डन। वेरी गुड मांस, चलो डन भैया। लास्ट टॉपिक, प्रिज्म का लास्ट टॉपिक, डिस्पर्जन। अब यार ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिज्म से अगर कोई भी एक लाइट रे पास करेगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो बस मैं उसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं। भैया ये हमने प्रिज्म ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने इस पे व्हाइट लाइट फॉल डाउन कराई। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट फॉल डाउन करा रहा हूं तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। मेरे को बताओ वो 7 कलर्स का नाम क्या है जो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी? भैया ऐसा मत करो, विबग्योर। जहां पे सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर हमारा रेड होता है। तो मैं वही चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि भैया ये व्हाइट लाइट हमारी कुछ ना कुछ इस तरीके से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ये हमारे पास मिलेगा वायलेट कलर और सबसे ऊपर हमारे पास मिलेगा रेड कलर। और अगर मैं इन दोनों के इंटरमीडिएट कलर की बात करूं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हमें इस तरीके से मिल जाएगा येलो कलर। मतलब हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा? हमें विबग्योर मिलेगा। अब आप एक चीज चेक करके बताओ, सबसे पहले तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों हो रहा है? हमने ये लास्ट टू लास्ट क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। ये 7 कलर्स में इसलिए स्प्लिट हो रहा है क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हर एक लाइट रे की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इसलिए ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट और बीच में कहीं ना कहीं येलो। आप मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा बेंडिंग किसने शो करी है, वायलेट ने या रेड ने? सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स को पकड़ो, एक्सट्रीम कलर्स, वायलेट और रेड में से बताओ सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हुई है? भाई वेरी गुड, सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट की हुई है। तो यार अगर सबसे ज्यादा बेंडिंग आपकी वायलेट की हुई है तो यार ये सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाएगा। डेल एम मैक्सिमम किसके लिए आएगा? वायलेट के लिए आएगा। वेरेस अगर मैं रेड कलर की बात करूं, रेड कलर मेरे को सबसे ऊपर मिल रहा है तो मतलब इसकी बेंडिंग सबसे कम हुई है। अगर इसकी बेंडिंग सबसे कम हुई है तो जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मेरे को सबसे कम मिलेगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है एंगल का। भाई ध्यान देना आप जो मैं बोल रहा हूं, ये मैंने व्हाइट लाइट को एक्सटेंड किया। आप चेक करो रेड कलर वाली लाइन कितना एंगल बना रही है। ये कलर एंगल बना रही है रेड कलर की लाइन, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। वेयरएज वायलेट कलर बना रही है ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा डेल वी बाय डेल आर तो आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी और वो नई क्वांटिटी हमारी कहलाएगी एंगुलर डिस्पर्जन। भाई एक बार चेक कर लो क्या सबको समझ में आ गया व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? सर एंगुलर डिस्पर्जन एक बार फिर रिपीट कर दो। फिर से अब ये चेक करके बताओ आपको ये समझ में आ गया कि रेड कलर ने एंगल ऑफ डेविएशन बनाया डेल आर और वायलेट ने एंगल ऑफ डेविएशन बनाया डेल वी। मेरे को बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है, वायलेट का या रेड का? सर वायलेट का। वेरी गुड। तो एक तरीके से ना डायग्राम कुछ देखो ये बन रहा है कि ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है व्हाइट लाइट और ये दो एंगल्स बना रही है। एक एंगल बन रहा था रेड कलर के साथ, दैट इज डेल आर, ये रेड कलर के साथ बन रहा था। और एक एंगल बन रहा है मेरा वायलेट कलर के साथ, वायलेट कलर के साथ बन रहा है ये वाला एंगल। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको रेड और वायलेट के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है आपको ये मिल जाएगा। चेक करके बताओ ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल। ग्रीन कलर का वायलेट और रेड से ज्यादा क्यों होगा? का वायलेट से, अच्छा ठीक है अभी वो भी एक्सप्लेन करता हूँ वेदांत, पहले इधर चेक करो। भाई मैंने कहा ये बनाया रेड कलर ने, ये बनाया पूरा एंगल वायलेट कलर ने, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को ये वाला एंगल मिलेगा जो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये एंगल किसके बीच में है? ये एंगल रेड और ब्लू मतलब वायलेट मैक्सिमम कलर्स के बीच में है। तो ये एंगल का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन।
तो एंगुलर डिस्पर्शन की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या डेफिनेशन होगी? एंगुलर डिस्पर्शन की डेफिनेशन होती है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल, या इट इज द एंगल बिटवीन द रेड कलर एंड द वायलेट कलर। बस सीधी सीधी ये चीज। तो भाई प्लीज अब सब लोग चेक कर लो, सबको एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। यहां तक नोट डाउन करो पहले। अब वेदांत आपका डाउट देखते हैं, आपने क्या डाउट पूछा है। ग्रीन कलर का वायलेट और रेड से ज्यादा यू होगा क्या? यू का मतलब आप एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो आप? रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझाता हूं, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, ये भी समझा देता हूं। चलो भाई इधर देख लो, अब जो वेदांत का डाउट है वो एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो आप सब भी ये चीज चेक कर लो। यार फिर से मेरे को बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? तो आपको ये चीज बैठनी चाहिए माइंड में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। अब आप आ जाओ विबग्योर पे। तो याद रखो, वायलेट से लेके जब हम रेड तक जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सर रेड की। वेरी गुड। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है तो फिर रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वायलेट की होगी। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होगा। वेदांत आप अपने आप आंसर बताओ। ग्रीन की वेवलेंथ, ग्रीन की वेवलेंथ वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी? भैया ग्रीन की वेवलेंथ वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर इसकी वेवलेंथ वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का कम होगा, किसके कंपैरिजन में? वायलेट के कंपैरिजन में। सेम चीज रेड के कलर में आप कंपैरिजन पूछ रहे थे, तो ग्रीन कलर की वेवलेंथ रेड से कम है, रेड से कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का ज्यादा होगा, किससे? रेड से। वेदांत चेक कर लो, आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके डन। चलो भैया सबने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, तो अब एक चीज और सुनो। क्या है? यार आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी लेंस लाइट को कितना इजीली कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उस कैपेबिलिटी को हमने एक टर्म दिया था। क्या टर्म होता है वो? कि कोई भी लेंस लाइट रे को कितना इजीली बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, उस लेंस की प्रॉपर्टी का नाम क्या था? भैया मतलब इससे साफ पता चल रहा है आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। भैया उस कैपेबिलिटी का नाम था पावर, पावर ऑफ अ लेंस। कि कोई भी लेंस कितना इजीली किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, तो उस चीज को हम पावर कहते हैं। तो ऐसे ही इधर भी होगा, ऐसे ही इधर भी होगा, और इस चीज को हम कहेंगे डिस्पर्सिव पावर। भाई डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी प्रिज्म हमारी लाइट रे को कितना इजीली कन्वर्ज, मतलब इजीली डिस्पर्स कर सकता है, डिस्पर्सिव पावर। और इसको हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है डिस्पर्सिव पावर का? इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अभी अभी हमने देखा एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या है? भैया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है डेल वी माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। अब याद रखो, हमारे एक्सट्रीम कलर कौन से हैं विबग्योर में? एक्सट्रीम कलर के लिए पूछूंगा तो वायलेट है और रेड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इनका एवरेज कलर कौन सा है, मीन कलर, तो मेरे को बता सकते हो? किसी को पता हो तो मीन कलर कौन सा होता है इनमें से? सर ग्रीन। नहीं, ग्रीन आपको ज्यादा नहीं, ग्रीन हमारा जो मीन कलर है याद रखना वो येलो होता है। एवरेज कलर येलो होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लाइट हमें येलो कलर्स की दिखती है, डिम वाइट, इस तरीके से येलो कलर की एवरेज कलर है वो। तो इधर इसने मीन डेविएशन पूछा है ना, तो आप याद रखना कि मीन कलर का मतलब क्या हो गया?
येलो, तो इधर मैं मीन डेविएशन किसका लिखूंगा, येलो कलर का लिखूंगा। अब एक और चीज याद रखो, डिस्पर्जन जनरली हमारा थिन प्रिज्म्स में ही होता है। आई रिपीट, ये चीज याद रखना, डिस्पर्जन हमारा सबसे ज्यादा थिन प्रिज्म्स के अंदर ही होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा हमारे थिन प्रिज्म्स का। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा थिन प्रिज्म का, डेल वी की जगह क्या लिखूंगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल आर की जगह क्या लिखूंगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है। डेल वी का मैंने क्या कहा, थिन प्रिज्म्स के लिए। तो एक बार फिर से चेक करो राधिका मैडम, थिन प्रिज्म्स के लिए डेल की जगह हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। तो इधर मैं वही लिख रहा हूं, इधर मैं डेल वी की जगह क्या लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। डेल आर की जगह क्या लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। डेल वाई की जगह क्या लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। भैया जब इन सब में से आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन आपको दिखेगा, ए कट जाएगा। तो भैया फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, फाइनल फॉर्मूला बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। बस ये लास्ट था, आपका चैप्टर खत्म हो गया भैया, कंप्लीट कर डालो इसे। हाँ इधर डब्ल्यू ओमेगा है, ओमेगा का मतलब डिस्पर्सिव पावर। आपका सारा टॉपिक सब कुछ खत्म। इस पे क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बधाई हो वेदांत, बधाई तुम्हें हो, तुम्हें सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, कि सर बहुत लंबा चल गया ये चैप्टर। यस हो गया। हो गया, चलो। यार देखो, जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, जहां तक मेरे को सुनने में आया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये प्रॉब्लम चल रही है कि फिजिक्स का सिलेबस स्लो चल रहा है। किस किस को ऐसा लगता है कि फिजिक्स का सिलेबस स्लो चल रहा है? ऑनेस्टली बता दो, कोई इसमें वो वाला बात ही नहीं है। सर ठीक चल रहा है ऐसे। तो देखो यार, जिसको ये कंफ्यूजन है ना, मैं उनको ये बता देता हूँ। हाँ अविनाश, आज नहीं करूंगा कि यार आपका है ना, दो सबसे बड़े चैप्टर साथ में चल रहे थे पूरे 12th में। सबसे बड़े दो चैप्टर कौन से हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो राकिब सर आपको करा ही रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, वो खत्म हो गया। अब आपको पता है सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो भैया सिलेबस की टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा हमें टेंशन होती है सिलेबस की। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। भैया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दो अलग अलग लाइट रेस के। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है सब ब्लू कलर का, मतलब वायलेट कलर का, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है रेड कलर का। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.664, और हमें रेड कलर के लिए गिवन है 1644। रिपीट कर रहा हूं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वायलेट के लिए 1.664 प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है रेड कलर के लिए 1.644। आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कैलकुलेट इट्स डिस्पर्सिव पावर। बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्पर्सिव पावर? वेदांत उसी का तो कंफ्यूजन है। मैंने आपको बोला था वेदांत कि हमारा जो मीन कलर है वो येलो है। तो अगर आपको येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़े तो आप एक्सट्रीम कलर्स का एवरेज लोगे। तो येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। मैं इसका एवरेज ले लूंगा अगर मेरे को क्वेश्चन में येलो के लिए गिवन ना हो तो, और गिवन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। सारी वैल्यूज अब आपको पता चल गई है,
म्यू वी की गिवन है, म्यू आर की गिवन है, म्यू येलो की आप कैलकुलेट कर लो और सब्स्टिट्यूट करके मेरे को फाइनल आंसर बता दो भैया कितना आ रहा है। नहीं भाई वेदांत, क्या कैलकुलेट कर डाला तुमने? सर 0.01। नहीं, 0.03 आना चाहिए भैया। कहीं कहीं आपने वैल्यूज में बस गलती कर दी है। म्यू वी की वैल्यू 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाय, भाई म्यू वाई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.654। 654। बिल्कुल सही। इसमें तो से जीरो वन पॉइंट सब्ट्रैक्ट थ्री आ करना है। गया मेरे पास। हाँ ठीक है, फिर तो सही कैलकुलेट किया ना। तो आंसर आना चाहिए 0.03। भाई जनता बताते जाओ, कोई दिक्कत? चलो भाई, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम मोस्टली क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि नया चैप्टर नई क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। वेदांत, यस ये वाली सर। क्लासेस ऑफलाइन नहीं होगी दोस्त। चलो चेक करते हैं भाई हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म के ऊपर लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। प्रिज्म बोला हुआ है और इसके ऊपर लाइट रे फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। इन एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्री। हमें प्रिज्म का एंगल गिवन है, प्रिज्म का एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the incident ray. Emergent ray makes an angle 30 डिग्री with the incident ray. तो मतलब ये बेसिकली आपको किस चीज की वैल्यू गिवन है भाई? इमर्जेंट रे जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? नालाइको, भैया इमर्जेंट रे जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें गिवन है 30 डिग्री। बस ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करो। भैया हमारे जेई वाले बच्चे बड़े सुस्त मुर्गे हैं। सर थक गए आज। क्यों, आज क्यों थक गए? आज क्या था स्पेशल? सर आज छुट्टी थी, घर पे काम करवाया मम्मी ने। अच्छा, आज छुट्टी थी तो मम्मी ने काम कराया भर के? ओहो, मतलब तुम पे तो बड़ा अत्याचार हो रहा है सिमरन। सर अत्याचार नहीं, वो गंद भी हम ही डालते हैं घर पे, तो सफाई भी हम नहीं करनी। हाँ बहुत सही, बहुत सही। हमारा वेदांत मस्त है, वेदांत क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा। चलो इधर देखो, तुम्हारे बता ही देते हैं पहले। ये लो भैया, रैंक बता देता हूँ। ये लो, भैया क्वेश्चन सॉल्व करते रहें सब जल्दी।
और तुषार तुमने कितने बजे लॉग इन किया भाई क्लास के लिए? उस टाइम मैं बोलना भूल गया था, मैंने देख तो तुम्हें तभी लिया था। चलो भैया सॉल्व कराना पड़ेगा बच्चों का। मैंने कर लिया। कर लिया, हाँ हाँ देख लिया मैंने आंसर। और क्या कैलकुलेट कर रहा था मैं ही भूल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना था मैं, हाँ। सही नहीं आ रहा राधिका मैडम। सर मैंने तो सही किया, शायद तो गलत हो सकता है। चलो चेक करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। यार एक बार बताओ, इधर क्वेश्चन में ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहीं नहीं बोला हुआ, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला मत लगाना। इधर क्वेश्चन ने कहीं पे भी सर एंगल मैंने ऑफ, वो ही लगा दिया था। नहीं तो गलत हो गया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहाँ मेंशन है क्वेश्चन में? कहीं मेंशन नहीं है। और ना तो थिन प्रिज्म मेंशन है। तो आपको अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है एंगल ऑफ डेविएशन का। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है एंगल ऑफ डेविएशन का? आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। तो यार आपको आई की वैल्यू गिवन है, डेल की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। पहले आप मेरे को आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो कि आई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। भाई इसलिए कह रहा हूं प्रिज्म के केस में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, कहाँ कहाँ मिनिमम डेविएशन बोला है कहाँ नहीं बोला हुआ। भाई वेरी गुड। तो हमने देखा कि यार हमारा जो आई डैश आ रहा है वो 0 आ रहा है। आई डैश का मतलब क्या होता था? फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो लास्ट में मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला एंगल। तो यार अगर आपने कैलकुलेट किया एंगल आई डैश की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है, आई डैश की वैल्यू 0 डिग्री कब आ सकती है? हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करती है तो उस केस में हमारा एंगल आई और एंगल आर 0 डिग्री होता है। तो इधर अगर आई डैश 0 आ रहा है तो मतलब लाइट रे हमारी सेकेंड सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है। तो हमारे R2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। जो ये एंगल R2 है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। प्लीज यहां तक सब अपना कॉन्सेप्ट चेक करो। किसी को कोई डाउट यहां तक के कॉन्सेप्ट में? नो सर। डन। R2 की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू पता है, तो एंगल R1 की वैल्यू निकाल लो। एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R2 हो गया 0, एंगल ए था हमारा 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू भी 30 डिग्री आ गई। अब मुझे एंगल आई पता है 60, एंगल R1 पता है 30, तो स्नेल्स लॉ लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन R1 मस्ट बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना आ रहा है। सर 2। अरे मैडम्स, साइन 60 डिग्री अच्छा नहीं डिवाइडेड सर, बाय, गलत है सर, गलत है, रुको रुको, हाँ, गलत है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट इक्वल्स टू म्यू। तो भाई वेदांत नहीं यार, कहाँ स्लाइड मिस्टेक कर रहे हो? साइन 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री दैट इज हाफ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होके ऐसी गलतियां करते हो। ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू न्यू, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई? √3 आई, विच इज 1.71 जो आपको लिखना है। वैसे तो ऑप्शन रूट के टर्म्स में ही था, तो √3 इज द फाइनल आंसर। यस सर, हो गया। हो गया, चलो इतनी मुशक्कत के बाद फाइनली हो गया।
अब भैया जहां तक हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, आप मेरे को बताओ आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है या मैं और आगे क्वेश्चंस कराऊं? अब क्वेश्चन मिक्स चलेंगे अगर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो। सर क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर फिर बीच में डाउट होगा फिर तो आप समझा ही देंगे। डन, चलो तो भैया लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। भैया कहीं पे भी कुछ डाउट लगे पूछ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया दो अलग अलग प्लानो कॉन्वेक्स को लेके। ये मेरे दो अलग अलग प्लानो कॉन्वेक्स लेंस लिए मैंने, और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक कॉन्वेक्स करा दिया। प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं बिल्कुल वेदांत। तो याद रखो ये हमारा एक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, n1 की वैल्यू गिवन है 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है n2 की वैल्यू 1.2। हमें इन दोनों का रेडियस गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का रेडियस सेम है। इसका रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, कितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट को? हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। आपको बताना है इमेज किधर प्रोड्यूस होगी। ऑप्शंस लो। पहला ऑप्शन गिवन है 280 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन गिवन है 40 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन सी 21.5 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी दैट इज 13.3 सेंटीमीटर। सब लोग इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, और इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कराऊंगा, बस आप चेक कर लो। पहले क्वेश्चन लिख लो आप आराम से कि दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उनको ज्वाइन करके एक सिंगल लेंस बनाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। चलो तो भाई अब इसको सॉल्व करना समझो। ये यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एफ इक्वलेंट निकालेंगे। तो अब मेरे को देखना है कि इसका एफ इक्वलेंट कैसे निकाला जाए। मेरे को सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से सबसे पहले मेरे को इसका F1 निकालना पड़ेगा और इसका F2 निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं, अगर आपको याद हो ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पढ़ा है कि जब भी हमारे लेंस कांटेक्ट में होंगे, क्या आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है? जब भी हमारे लेंस कांटेक्ट में होंगे तो मेरे ख्याल से तो आपको याद नहीं है क्योंकि रिवाइज नहीं है। 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो भाई मुझे पहले इसका f1 और f2 निकालना पड़ेगा, तभी तो इस लेंस का टोटल फोकल लेंथ पता चलेगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं पहले f1 के लिए। लेंस 1, तो भैया लेंस 1 हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। भाई देखो घबराने की कोशिश मत करना भैया, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस प्लेन साइड का रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। इस R1 की वैल्यू कितनी है? 14। लेकिन मेरे को आप ये बताओ, ये पॉजिटिव में 14 लेनी है या नेगेटिव में? सर नेगेटिव में। इसका रेडियस राइट में आएगा, इसका रेडियस राइट में आएगा, तो क्या लेनी है? पॉजिटिव में लेनी है। बिल्कुल सही, पॉजिटिव में। तो याद रखना R1 की वैल्यू +14। भैया लेंस मेकर फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेंस मेकर फॉर्मूले के हिसाब से 1/f1 इज इक्वल्स टू म्यू -1, मतलब 1.5 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। आई होप सबको लेंस मेकर फॉर्मूला याद होगा, मैं यहां लिख देता हूं। μ2 माइनस μ1/μ1, सराउंडिंग एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। प्लीज आप सब लोग हेल्प करो मेरी, इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कि ये आंसर कितना आ रहा है। f1 की वैल्यू 1.5 -1 कितना हो जाता है? 0.5। 0.5। 1/14, तो भैया ये हो 13 जाएगा 1/28। 7.28। यस सर। तो फोकल लेंथ आ जाएगा हमारा +28 सेंटीमीटर। वेदांत ठीक है यार। सिमिलरली आप अब f2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। f2 की वैल्यू 1.2 जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, -1 उसका रेडियस पहला वाला। अब आप
इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना बेहतर है, नहीं तो आप मेरी जान खा जाओगे बाद में। भैया पहले सब लोग चेक कर लो, लेंस 1 का कैलकुलेट कर लिया सबने? प्लीज भाई सब Yes, sir. कर लिया डन, सर। आ जाओ फिर अब लेंस 2 पे आ जाओ। भाई जब हम लेंस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लेंस 2 के लिए ये मेरा प्लेन सरफेस पहले है और उसके बाद ये सरफेस है। तो अब इसके R2 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर जो आएगी, इसका रेडियस लेफ्ट में आ रहा है, इसका रेडियस लेफ्ट में आ रहा है, तो R2 की वैल्यू किस में रखूंगा? नेगेटिव में। R1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा? इनफाइनाइट। तो 1/f2 1.2 माइनस 1, 1/R1 की जगह इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/14। तो प्लीज इसको सॉल्व करके मेरे को f2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, f2 की वैल्यू कितनी आ रही है? भाई मेरे ख्याल से इतना तो कर ही लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं चल रहा है अभी। सर 70। 70 आ रहा है, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 0.2/14, तो बेसिकली इट इज 2/140। यस बिल्कुल सही, 70। तो अब निकालेंगे एफ इक्वलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 की वैल्यू आई थी हमारी 28 और इसकी वैल्यू आई है 1/70। प्लीज एफ इक्वलेंट कैलकुलेट करके और दे दो, बस फिर हमारा एक लास्ट स्टेप बचेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये एफ इक्वलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। और जिसको डाउट हो कि भैया इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 140 आएगा, बिकॉज 28 इंटू 5 140, 70 बिल्कुल। तो चलो साथ साथ कैलकुलेट करता हूं मैं भी, हेल्प भी हो जाएगी। भैया 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5 + 2 डिवाइडेड बाय 140। तो ये हो जाएगा 7/140। तो सर हमारा 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस सर। हमारा f इक्वलेंट आ गया 20। सब लोग यहां तक अपने क्वेश्चन को खत्म करो पहले, फिर ही आगे बढ़ूंगा, लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप आप सबको पता ही है, लेंस फॉर्मूला यूज करो। फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, v की वैल्यू निकालनी है। चलो अविनाश भैया कुछ समझ में आ रहा है या सब हवा के ऊपर? वेदांत तुम भी चेक करो। मनोज, मानसी, प्रिया, पलक, अंशिता। तो अविनाश पूछेगा कौन कि कहां से समझ में नहीं आया? भाई अब लास्ट में वेदांत लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इक्वलेंट। f इक्वलेंट की वैल्यू है +20, u की वैल्यू है हमारे पास -40। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्लीज v की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ और चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अविनाश तो प्रॉपर ईयरफोन्स यूज किया करो ना भाई। वेरी गुड वेदांत, अब लास्ट में जाके आयो फॉर्म में। बिल्कुल कशिश, अरे वेरी गुड। फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी +40। कशिश और वेदांत बहुत बढ़िया भाई, बाकी लोग भी चेक कर लो। यस सर। तो बिल्कुल 40 सही, आ रहा है मतलब। 40 आ रहा है तो डन। तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। अब चेक कर लो, मेरे को कोई भी स्टेप रिपीट करना हो, कोई भी स्टेप वापस से शो करना हो। सर वेदांत एक मिनट, वाली स्लाइड शो करना। ये वाली? सर क्वेश्चन वाली। अच्छा क्वेश्चन वाली, सॉरी, ये लो।
वेदांत इधर तो टेम्परेचर पूछो ही मत यार, टेम्परेचर इज लाइक 45 48, कुछ भी चल रहा है। भैया हिमाचल के मजे तो हैं ही, टेम्परेचर 19 है। शिमला में तो और भी कम होगा, बारिश हो रही है वहां पे। सर हो गया। हो गया। सर चलो कल तो यहाँ पे 39 था। 39 था। सबसे कम मंडी में है, ऐसा अविनाश से कहना है भैया, सबसे कम मंडी में है। चलो तो यार सबसे लोग चेक कर लो, यहां तक किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। डन। तो बस यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स है, आप मेरे को ये बता दो, मैं उसी पेस से चलूंगा फिर। 11th में वेव्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा था, या वो बिल्कुल याद नहीं है? सर थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है। देखो अगर बिल्कुल भी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं उस तरीके से। मैं आपको बता देता हूं हमें क्या क्या चीज याद होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। हम जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ना वेव ऑप्टिक्स है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बस क्या क्या चीज पता होनी चाहिए कि फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, बस कुछ कुछ ये चीजें पता होनी चाहिए। और जब हम वेव को मर्ज कराते हैं, सुपर पोजिशन, तो वो क्या होता है। सुपर पोजिशन नहीं भी याद हो तो चलेगा, मेनली तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फेज डिफरेंस, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, व्हाट इज वेवलेंथ, ये सब छोटी छोटी चीजें। अगर ये चीजें अगर आप रिवाइज कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे को तो पढ़ानी है ही है। सर कर लेंगे नोट से प्लस। बिल्कुल डन। हाँ वेदांत, नहीं वेदांत ये वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर क्यों है। आपको ये 10th क्लास में पढ़ा होगा लाइट, लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल है या फिर वेव है लाइट? आपने बताया था ड्यूअल ड्यूअल नेचर होता है सर। बिल्कुल। तो भैया लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब लाइट को एज अ पार्टिकल भी कंसीडर करना पड़ेगा और लाइट को एज अ वेव भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो आपके 3 चैप्टर्स है ना वो इसी के बेसिस पे हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और फिर एक और चैप्टर डुअल नेचर। ये आपके वॉल्यूम 2 के 3 चैप्टर्स हो गए। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन डुअल नेचर में फिर हम लाइट को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो बस ये सब चीजें हैं। बिल्कुल है भैया, यहाँ वेव ऑप्टिक्स 12th का आपका है चैप्टर रे ऑप्टिक्स के बाद। चलो तो भैया ये सारी अब करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। गुड इवनिंग सर, बाय गुड बाय। इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बाय सर बाय। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने रिप्लाई नहीं करा। हाँ मुझे पता है वो क्वेश्चन जो तुमने पूछा था, तब क्लास स्टार्ट हो गई थी ना, तो इसलिए तब रिप्लाई नहीं कर पाया था। रुको अभी इसका रिप्लाई कर देंगे।